नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन सीपीआर के महत्वपूर्ण सीईटी के प्रश्न करने जा रहे हैं और आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न संख्या 1, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कार्डियक पल्मोनरी रिकवरी, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, या कार्डियक प्रेशर रेस्पॉन्स, या कार्डियो वैस्कुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो उत्तर हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस। तो सीपीआर का पूरा नाम हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है। ये एक जीवन रक्षक आपातकालीन क्या होती है? तकनीक होती है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में मुख्य रूप से कौन सी 2 प्रणालियां महत्वपूर्ण होती है? एक तो होती है पाचन या उत्सर्जन प्रणाली, या श्वसन या परिसंचरण प्रणाली, तंत्रिका और पाचन प्रणाली, या कंकाल और पेशीय प्रणाली। तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए श्वसन और परिसंचरण प्रणाली। श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है और परिसंचरण प्रणाली उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 3, यदि हृदय रक्त पंप करना बंद कर दे, श्वसन रुक जाए, तो मस्तिष्क को किसकी कमी होने लगती है? यदि हृदय रक्त पंप करना बंद कर दे तो श्वसन यानी सांस रुक जाए तो मस्तिष्क को किसकी कमी होने लगती है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, प्रोटीन, वसा। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। हृदय को श्वसन क्रिया रोकने पर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न संख्या 4, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास करना सीपीआर का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है 5, यदि कोई व्यक्ति अचेत है लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो पेज के अनुसार उसे किस स्थिति में रखना सुरक्षित माना गया है? तो अपन कहेंगे उसको रिकवरी जो स्थिति होती है, अचेत है लेकिन सांस ले रहा है तो उसको रिकवरी स्थिति के अंतर्गत माना जाएगा। अचेत लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में रखना सुरक्षित उपाय में बताया गया है। प्रश्न संख्या 6, DRSABCD में पहला अक्षर डी किसे दर्शाता है? डिफिब्रिलेशन, डेंजर, डायग्नोसिस, या ड्रग। तो उत्तर हो जाएगा डी का मतलब डेंजर। तो DRSABCD क्रम में डी डेंजर से संबंधित है। सबसे पहले घटनास्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, मतलब खतरा, डी मीन्स डेंजर। प्रश्न संख्या 7, घटनास्थल का आकलन करते समय किस खतरे की पहचान करना उचित होता है? बिजली की और गैस रिसाव, आग या रासायनिक पदार्थ। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, DRSABCD में आर का संबंध किससे है? आर मीन्स क्या होता है? आर मीन्स होता है रिकवरी, रेस्पॉन्स, रेस्पिरेशन, रेस्क्यू। उत्तर हो जाएगा रेस्पॉन्स। आर मीन्स होता है रेस्पॉन्स, अर्थात पीड़ित व्यक्ति की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रियाशीलता की क्या करना? जांच करना। प्रश्न संख्या 9 आ रही है, पीड़ित प्रतिक्रिया की जांच के लिए पेज में कौन सा तरीका बताया गया है? जो पीड़ित व्यक्ति की प्रतिक्रिया जांचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, पीड़ित व्यक्ति की प्रतिक्रिया को जांचने के लिए हल्के से कंधे को थपथपा कर आवाज़ देकर प्रतिक्रिया देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया जांचने के लिए व्यक्ति को आवाज़ देकर और हल्के से स्पर्श करके उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है। प्रश्न संख्या 10, यदि किसी व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो सबसे उचित अगला कदम क्या होता है? तो सहायता के लिए तुरंत पुकारना जो है अगला कदम होना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया न मिले तो सहायता के लिए तुरंत पुकारना और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना अगला कदम हो सकता है। प्रश्न संख्या 11, सीपीआर के संदर्भ में यस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सीपीआर के संदर्भ में यस शब्द का अर्थ स्टॉप होता है, या सेंड फॉर हेल्प होता है, या सेफ्टी होता है, या फिर सपोर्ट होता है। तो उत्तर हो जाएगा सेंड फॉर हेल्प। इसका मतलब क्या है? सीपीआर के अर्थ में सेंड फॉर
हेल्प, सेंड फॉर हेल्प अर्थात प्रतिक्रिया न मिले तो तुरंत सहायता के लिए बुलाना। अगला प्रश्न है, आपातकालीन सहायता के लिए भारत का एकीकृत आपातकालीन नंबर कौन सा है? तो 112 भारत का आपातकालीन एकीकृत नंबर है। स्थानीय आपातकालीन सेवा को कॉल करने का इसमें उल्लेख है। प्रश्न संख्या 13, AED का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक इमरजेंसी डिवाइस या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। तो यही हो जाएगा आंसर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। AED का नाम है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जो AED का पूरा नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यह उपलब्ध होने पर प्रशिक्षित और निर्देशित तरीके से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। यह उपलब्ध हो जाए तो AED यदि उपलब्ध हो जाता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध हो जाता है तो प्रशिक्षित और निर्देशित तरीके से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। प्रश्न संख्या 14, DRABCD में ए का अर्थ क्या है? एयरवे, असेसमेंट, अलर्ट या असिस्टेंट। उत्तर हो जाएगा एयरवे। इसका अर्थ क्या है? एयरवे। अगला प्रश्न है, अर्थात एयरवे का मतलब होता है वायु मार्ग की जांच करना और उसे खुला रखने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 15, एयरवे की जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि वायु मार्ग खुला हुआ है या नहीं। ये उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। एयरवे असेसमेंट का उद्देश्य यह देखना है कि पीड़ित का वायु मार्ग बाधित तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है उसमें। प्रश्न संख्या 3, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, DRSABCD में बी किसे दर्शाता है? तो बी मीन्स होता है ब्लड, ब्रीथिंग, ब्रेन या बैलेंस। उत्तर हो जाएगा बी मीन्स ब्रीथिंग। ब्रीथिंग अर्थात पीड़ित की सांस की जांच करना। प्रश्न संख्या 17, ब्रीथिंग की जांच में निम्नलिखित में से कौन से 3 संकेत बताए गए हैं? तो ब्रीथिंग की जांच के लिए लुक, लिसन और फील, यही अपना उत्तर हो जाएगा। एक तो लुक देखो, लिसन सुनो और फील महसूस करो। अगला प्रश्न है, सांस की जांच के लिए लुक देखें, लिसन सुने और फील महसूस करें बताया गया है। प्रश्न संख्या 18, यदि व्यक्ति सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा हो या फिर केवल गैस्पिंग कर रहा हो तो पेज के अनुसार क्या करना चाहिए? यदि व्यक्ति सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है या गैस्पिंग कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तुरंत उसको CPR देना चाहिए। तो सामान्य श्वसन न होने पर या केवल गैस्पिंग होने पर CPR की आवश्यकता हो सकती है। आपातकालीन सहायता तुरंत लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, DRSABCD में C किससे संबंधित है? तो सर्कुलेशन से C संबंधित है। CPR यानी कि सर्कुलेशन। इसके पश्चात है तो सर्कुलेशन CPR। तो व्याख्या नंबर सी, सर्कुलेशन CPR इस चरण में परिसंचरण तंत्र की स्थिति का आकलन और आवश्यकता होने पर CPR से संबंधित कार्यवाही की जाती है। प्रश्न संख्या 20, DRSABCD में अंतिम D किसे दर्शाता है? तो अंतिम जो D होता है वह डायग्नोसिस को, डिफिब्रिलेशंस को या ड्रेसिंग को या फिर डेंजर को। तो अंतिम जो D होता है वह डिफिब्रिलेशंस को दर्शाता है। डिफिब्रिलेशंस यानी कि AED उपलब्ध होने पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशंस उपलब्ध होने पर उसके निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, CPR में मुख्य रूप से किन 2 घटनाओं का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा CPR में चेस्ट कंप्रेंशन और रेस्क्यू ब्रेथ का। एक तो चेस्ट कंप्रेंशन और एक रेस्क्यू ब्रेथ का इसमें उपयोग किया गया है। अगला देखिए, चेस्ट कंप्रेंशन और रेस्क्यू ब्रेथ यानी कि व्याख्या है। CPR में चेस्ट कंप्रेंशन का मतलब होता है छाती को दबाना, छाती का संपीड़न। चेस्ट कंप्रेंशन छाती का संपीड़न। और कृत्रिम श्वसन यानी कि रेस्क्यू ब्रेथ के माध्यम से महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 का मतलब है निम्न में से कौन कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण बताया गया है? कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? हृदयाघात के कारण, बिजली के झटके के कारण या डूबने की वजह से। उपयुक्त सभी हृदयाघात, बिजली का झटका
और डूबना सहित सही कारणों को कार्डियक अरेस्ट से संबंधित बताया गया है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कार्डियक अरेस्ट के कारणों में शामिल है? तो गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, तीव्र एलर्जी हो सकती है और श्वास में रुकावट हो सकती है। तीव्र एलर्जी यानी कि एनाफिलैक्सिस और श्वास में रुकावट या अवरोध एस्फिक्सिया। तो गंभीर रक्तस्राव या एनाफिलैक्सिस और एस्फिक्सिया सहित कई बीमारियां को कार्डियक अरेस्ट के कारण वे प्रभावित कर सकती है। तो गंभीर रक्तस्राव, ठीक है, श्वास में रुकावट और तीव्र एलर्जी। प्रश्न संख्या 24, CPR एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो CPR का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाने का क्या करना? प्रयास करना। मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, CPR का प्रमुख उद्देश्य महत्वपूर्ण अंगों विशेषकर मस्तिष्क तक रक्तस्राव और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम DRSABCD का सही क्रम है? तो उत्तर हो जाएगा डेंजर। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? डेंजर हो जाएगा, फिर रेस्पॉन्स हो जाएगा, सेंड फॉर हेल्प हो जाएगा, एयरवे हो जाएगा, ब्रीथिंग हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा और डिफिब्रिलेशंस हो जाएगा। तो अंतिम जो होता है वह डिफिब्रिलेशंस होता है और स्टार्टिंग होता है डी। तो यहाँ से डी, आर से रेस्पॉन्स और एच से सेंड फॉर हेल्प और एच से एयरवे और बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन यानी कि CPR और डी से क्या हो जाएगा? डिफिब्रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये देख लीजिए आप उत्तर। डेंजर, रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशंस। तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्रम है CET के लिए। तो ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, ये वाला पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दें। डेंजर, रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, CPR और डिफिब्रिलेशंस। लास्ट में डिफिब्रिलेशन आता है और स्टार्टिंग में डेंजर आता है। क्रम ध्यान रखें। DR कैसे ध्यान रखोगे? DRS ABCD। CPR एक रिकवरी पोजीशन है, तो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, वयस्क व्यक्ति में CPR के दौरान छाती संपीड़न की सामान्य दर कितनी बताई गई है? तो वयस्क व्यक्ति में CPR के दौरान छाती के संपीड़न की दर यानी कि सिकुड़न की दर कितनी बताई गई है? 100 से 120 प्रति मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 प्रति मिनट छाती के संपीड़न की दर बताई गई है। प्रश्न संख्या 2, वयस्क में छाती संपीड़न की गहराई कितनी बताई जाती है? तो वयस्क में छाती संपीड़न की गहराई कितनी बताई जाती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है दबाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, वयस्क CPR में सामान्य कंप्रहेंशन और रेस्क्यू ब्रेथ, सामान्य कंप्रहेंशन यानी कि संपीड़न और रेस्क्यू ब्रेथ यानी कि CPR का अनुपात क्या होता है? तो सामान्य कंप्रेशन का जो अनुपात होता है वो तो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। और इसका कितना हो जाएगा? सेंड फॉर हेल्प का 2। ठीक है, यानी कि रेस्क्यू ब्रेथ का कितना हो जाएगा? 2। तो वयस्क CPR में 30 तो छाती संपीड़न का और 2 श्वसन बचाव का चक्र बताया गया है। श्वसन के बचाव का चक्र तो 2 बताया गया है और छाती के सिकुड़ने का 30 बताया गया है। तो 30:2। प्रश्न संख्या 4, CPR शुरू करने से पहले पीड़ित को किस प्रकार की सतह पर लेटाना चाहिए? तो सतह कैसी होना चाहिए? कठोर और समतल सतह होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा उत्तर संख्या बी। प्रभावी और छाती संपीड़न के लिए पीड़ित को कठोर व समतल सतह पर लेटाना बताया गया है। प्रश्न संख्या 5, वयस्क CPR में हाथों की सही स्थिति किस स्थान पर बताई गई है? तो उरोस्थि। हाथों की सही स्थिति कहाँ पर? उरोस्थि। उरोस्थि का मतलब क्या होता है? स्टर्नम। क्या होता है? स्टर्नम। तो उरोस्थि में यानी कि स्टर्नम के निचले भाग पर जो स्टर्नम होता है यानी कि उरोस्थि होती है, उसके निचले भाग में हाथों की स्थिति बताई गई है।
तो उरोस्थि के निचले भाग में अर्थात हाथों को उरोस्थि यानी कि स्टर्नम के निचले आधे भाग पर रखा जाता है, स्टर्नम के निचले आधे भाग पर रखा जाता है जब CPR दी जाती है। CPR में दोनों हाथों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो एक हाथ तो नीचे होना चाहिए और दूसरा हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। CPR का प्रमुख उद्देश्य नियम है। छाती संपीड़न के लिए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखने का तरीका दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 7, छाती संपीड़न करते समय कोहनियों की स्थिति कैसी होना चाहिए? मुड़ी हुई, सीधी, या एक मुड़ी हुई एक सीधी, या कोहनी का कोई महत्व नहीं? उत्तर होता है सीधी। प्रभावी छाती संपीड़न के लिए दोनों कोहनियाँ सीधे रखने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, छाती संपीड़न करते समय किसका प्रयोग करने की बात कही गई है? केवल उंगलियों का, शरीर के भार का, केवल कलाई का, या फिर केवल कंधे का? तो शरीर के भार का। छाती का संपीड़न करते समय किसका प्रयोग करने की बात कही गई है? केवल शरीर के भार का। इसका शरीर के भार का। अगला प्रश्न है, छाती पर प्रभावी संपीड़न देने के लिए शरीर के भार का प्रयोग करने की बात बताई गई है। प्रश्न संख्या 9, प्रत्येक छाती संपीड़न के बाद क्या होने देना चाहिए? तो छाती को दबाकर रखना चाहिए या पूर्ण छाती उभार चेस्ट रिकॉइल होना देना चाहिए? बिल्कुल, ये वाला उत्तर बिल्कुल सटीक है। पूर्ण छाती पर क्या होना चाहिए? उभार होना चाहिए, इनकी चेस्ट रिकॉइल होने देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संपीड़न के बाद छाती को अपनी सामान्य स्थिति में लौटने देना यानी कि पूर्ण चेस्ट रिकॉइल आवश्यक बताया गया है। प्रश्न संख्या 10, वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी तकनीक बताई गई है? तो वायुमार्ग को खोलने के लिए जब सांस नहीं आ रही हो तो वायुमार्ग को खोलने के लिए कौन सी तकनीक है? हेड टिल्ट चिन लेफ्ट, हेड टिल्ट चिन लेफ्ट तकनीक बताई गई है। हेड टिल्ट और चिन लेफ्ट, तो हेड टिल्ट चिन लेफ्ट तकनीक बताई गई है वायुमार्ग को खोलने के लिए। प्रश्न नंबर 11, बचाव श्वसन यानी कि रेस्क्यू ब्रीथिंग देते समय सबसे पहले क्या करना बताया गया है? बचाव श्वसन रेस्क्यू ब्रीथिंग देते समय सबसे पहले क्या बताया गया है? नाक बंद करना, हाथ हटाना, पीड़ित को बैठाना, या छाती दबाना? तो उत्तर हो जाएगा बचाव श्वसन यानी कि रेस्क्यू ब्रीथिंग देते समय सबसे पहले क्या करना बताया गया है? नाक बंद करना। तो उत्तर हो जाएगा रेस्क्यू ब्रीथिंग के दौरान, जब रेस्क्यू हो रहा हो तो रेस्क्यू ब्रीथिंग के दौरान जो है नाक बंद करने का लगभग 1 सेकंड तक हवा देने और छाती उड़ती हुई देखने का उल्लेख है। छाती कैसी दिखाई देगी आपको? उड़ती हुई दिखाई देगी। और नाक बंद करने के लगभग 1 सेकंड तक, नाक बंद करने के लगभग 1 सेकंड तक क्या देना? हवा देना। इसका उल्लेख किया बताया गया है कि इसमें रेस्क्यू ब्रीथिंग में नाक बंद करने का लगभग 1 सेकंड तक हवा देना, नाक बंद करने पर, और छाती उड़ती हुई देखने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 12, एक बचाव श्वसन लगभग कितने समय तक देने की बात कही गई है? एक बचाव जो श्वसन है उसमें लगभग कितने समय तक जो है CPR देने की बात कही गई है? तो उत्तर हो जाएगा 1 सेकंड। प्रत्येक बचाव श्वसन लगभग 1 सेकंड तक दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13, सही बचाव श्वसन का एक संकेत क्या है? तो सही बचाव श्वसन का एक संकेत है छाती उड़ती हुई दिखाई देना। बचाव श्वसन के दौरान छाती का उठना हवा के फेफड़ों तक पहुंचने का संकेत माना गया है। मतलब अगर छाती उठी हुई दिखाई दे रही है तो हवा जो है कहाँ तक चली गई है? फेफड़ों तक चली गई है। प्रश्न संख्या 14, 30:2 CPR चक्र में 30 का अर्थ क्या होता है? बताया ना, 30:2 में CPR चक्र में 30 का अर्थ क्या होता है? तो 30 का अर्थ क्या हो जाएगा? छाती संपीड़न। 30 का अर्थ हो जाएगा छाती संपीड़न। 30:2 अनुपात में 30 चेस्ट कंप्रेंशन यानी कि छाती संपीड़न होता है, और जो 2 होता है वो रेस्क्यू ब्रेथ होता है। क्या होता है? रेस्क्यू ब्रेथ होता है। प्रश्न संख्या 15, यदि बचाव श्वसन देना संभव न हो तो किस प्रकार के CPR का उल्लेख देना चाहिए? बचाव श्वसन अगर संभव नहीं हो तो लेग ओनली CPR, हैंड्स ओनली CPR, माउथ ओनली CPR, या एयरवे ओनली CPR? तो उत्तर हो जाएगा हैंड्स ओनली CPR। यदि बचाव श्वसन देना संभव नहीं हो पाए तो हैंड ओनली CPR अर्थात केवल छाती का संपीड़न का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 16,
हैंड ओनली सीपीआर में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो हैंड ओनली सीपीआर में केवल छाती का संपीड़न किया जाता है। यानी कि हैंड ओनली सीपीआर में बचाव श्वसन के बजाय जो है लगातार छाती का संपीड़न किया जाता है, छाती को बार बार दबाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, वयस्क सीपीआर में 30:2 किसके बीच होता है? संपीड़न और बचाव श्वसन के बीच। तो 30:2 का अर्थ है 30 तो छाती का संपीड़न है और 2 बचाव का श्वसन है। प्रश्न संख्या 18, बच्चों यानी कि 1 से 8 वर्ष के बच्चों में सीपीआर के लिए कौन सा अनुपात दिया गया है? अगर 1 से 8 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा अनुपात है? उत्तर हो जाएगा 30:2 या फिर 15:2। तालिका में बालक बालिका 1 से 8 वर्ष के लिए 30:2 या 15:2 दिया गया है। प्रश्न संख्या 19, शिशु जो 1 वर्ष से कम है उसके लिए सीपीआर में किस तकनीक का उल्लेख किया गया है? मतलब 1 साल से कम वाला जो बच्चा है उसके लिए कौन सा सीपीआर उचित होता है? दोनों हथेली वाला, 2 उंगलियों वाला, 1 पैर वाला या 1 हथेली वाला? जो 1 साल से कम है बच्चा उसके लिए 2 उंगलियों वाला जो सीपीआर होता है वो उचित होता है। तो शिशु 1 वर्ष से कम में छाती संपीड़न के लिए 2 उंगलियों की तकनीक बताई गई है। प्रश्न संख्या 20, शिशु यानी 1 वर्ष से कम में छाती संपीड़न की लगभग गहराई कितनी बताई गई है? छाती संपीड़न की जो गहराई होती है 1 वर्ष के शिशु में लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। तो शिशु के लिए छाती संपीड़न की गहराई लगभग 4 सेंटीमीटर बताई गई है। प्रश्न संख्या 21, बालक जो 1 से 8 वर्ष में छाती संपीड़न की गहराई किस रूप में दी गई है? 1/3, 1/10 या 8 से 10 सेंटीमीटर या केवल 1 सेंटीमीटर। तो बालक में संपीड़न की जो गहराई है और वो छाती के लगभग 1/3 भाग के रूप में दी गई है। संपीड़न की जो गहराई है वो छाती के लगभग 1/3 भाग में दी गई है। प्रश्न संख्या 22, वयस्क सीपीआर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अगर वयस्क व्यक्ति है तो सीपीआर में किसका उपयोग किया जाएगा? उंगली का, केवल 2 उंगलियों का, दोनों हाथों का या केवल हाथ का? तो उत्तर हो जाएगा दोनों हाथों का। 1 हाथ नीचे रहेगा, 1 हाथ ऊपर रहेगा। वयस्क यानी कि 8 साल से ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है उसके लिए 8 साल से ज़्यादा उम्र का जो वयस्क है उसके लिए दोनों हाथों से छाती संपीड़न करने का उल्लेख किया गया है। रिकवरी पोजीशन किस व्यक्ति के लिए बताई गई है? रिकवरी पोजीशन अचेत लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति के लिए बताई गई है। अचेत लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति के लिए जो है करवट वाली सुरक्षित स्थिति में रखना रिकवरी पोजीशन कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिकवरी पोजीशन किसे कहते हैं तो उत्तर हो जाएगा रिकवरी पोजीशन। इनकी अचेत अवस्था लेकिन सामान्य रूप से क्या ले रहा हो? सांस। अचेत अवस्था लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति को करवट वाली सुरक्षित स्थिति में रखना, करवट वाली जो है सुरक्षित स्थिति में रखना रिकवरी पोजीशन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, रिकवरी पोजीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को चलाना, उसे सुरक्षित स्थिति में रखना, रक्तचाप बढ़ाना या शरीर का तापमान बढ़ाना? उत्तर हो जाएगा उसे सुरक्षित स्थिति में रखना। रिकवरी पोजीशन का उद्देश्य अचेत लेकिन सांस ले रहे व्यक्ति को सुरक्षित स्थिति में रखना होता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से सीपीआर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीपीआर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीपीआर केवल वयस्कों के लिए होता है। सीपीआर में छाती संपीड़न की कोई निर्धारित दर नहीं होती, ये भी गलत है। सीपीआर की सही तकनीक आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है, सी वाला। सीपीआर की जो तकनीक है आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग ही हो सकती है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और व्याख्या देखो, वयस्क बालक या शिशु के लिए हाथों की स्थिति क्या बताई? एक तो बताई हाथों की स्थिति या संपीड़न की गहराई, हाथों की स्थिति, संपीड़न की गहराई और अनुपात में अंतर। एक तो हाथों की स्थिति, एक संपीड़न की गहराई और अनुपात में अंतर बताया गया है। इसलिए आयु के अनुसार सीपीआर तकनीक में बदलाव क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। आयु के अनुसार
बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथों की स्थिति होती है, संपीड़न की गहराई होती है और अनुपात में अंतर बताया गया है। प्राथमिक चिकित्सा यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में क्या देना, CPR देना और रिकवरी पोजीशन से संबंधित प्रश्नों को अपन हल करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है CPR का पूरा नाम क्या है। जैसा आपको मैंने बता चुका, CPR का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR का पूरा नाम है। अगला प्रश्न, आपातकालीन जीवन रक्षा प्रक्रिया CPR का मुख्य उद्देश्य क्या है। मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन को पहुंचाना CPR का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, तो CPR का उद्देश्य हृदय की पंपिंग क्या करना, हृदय यानी कि हार्ट की क्या करना, हार्ट की पंपिंग करना है। सबसे पहले तो हृदय की पंपिंग करना और श्वसन में क्या करना, सहायता देना। हृदय की पंपिंग करना और श्वसन में सहायता देना। महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव बनाए रखना होता है। CPR में वयस्क के लिए संपीड़न और बचाव श्वसन का अनुपात क्या दिया गया है। तो CPR में वयस्क के लिए संपीड़न और बचाव श्वसन का जो अनुपात है वह 30:2 दिया गया है। वयस्क CPR में 30 संपीड़न और 2 बचाव श्वसन का अनुपात बताया गया है। प्रश्न संख्या 4, वयस्क CPR में संपीड़न की सामान्य दर कितनी होती है। तो संपीड़न की सामान्य दर 100 से 120 प्रति मिनट होती है। ठीक है। वयस्क CPR में संपीड़न की गहराई लगभग कितनी बताई गई है। तो वयस्क CPR में संपीड़न की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर बताई गई है। CPR प्रारंभ करने में प्रत्येक मिनट की देरी से जीवित रहने की संभावना लगभग कितनी कम हो सकती है। CPR प्रारंभ करने में प्रत्येक मिनट की अगर देरी हो जाए तो जीवित रहने की संभावना लगभग कितनी कम रह सकती है, लगभग 7 से 10%। यदि CPR शुरू करने में प्रत्येक मिनट की क्या हो जाए, देरी हो जाए, प्रत्येक मिनट की देरी हो जाए तो लगभग संभावना जीवित रहने की संभावना कितनी रह सकती है, 7 से 10%। 7 से 10% रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा CPR की आवश्यकता का संकेत है। व्यक्ति सचेत और सामान्य रूप से क्या ले रहा हो, सांस ले रहा हो। उत्तर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा CPR की आवश्यकता का मतलब CPR कब दिया जाना चाहिए, आवश्यकता का, तो व्यक्ति जब क्या हो, अचेत हो। सचेत की जरूरत थोड़ी, सचेत में थोड़ी दिया जाएगा, अचेत में दिया जाएगा। जब बेहोश हो व्यक्ति, जब अचेत हो और सांस नहीं ले रहा हो तो क्या दिया जाता है, CPR दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अचेत अवस्था सांस नहीं लेने पर CPR। अचेत व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे किस स्थिति में रखना चाहिए, रिकवरी पोजीशन में। रिकवरी पोजीशन यानी कि रिकवरी, इसका उद्देश्य वायुमार्ग को खुला रखने में सहायता प्रदान करता है। रिकवरी पोजीशन का प्रमुख उद्देश्य वायुमार्ग खुला रखना और दम घुटने की संभावना को कम करना होता है। और रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को जो है सुरक्षित करवट वाली स्थिति में रखा जाता है, जिससे वायुमार्ग क्या हो जाए, खुला जाए और उल्टी आदि से दम घुटने के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो उल्टी आदि नहीं आए, वायुमार्ग खुल सके, करवट वाली स्थिति रखते हैं। हैंड्स ओनली CPR में मुख्य रूप से क्या दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, क्या दिया जाएगा, उत्तर केवल छाती का संपीड़न। हैंड्स ओनली CPR यानी कि हाथों से। हैंड्स ओनली CPR का अर्थ है केवल छाती संपीड़न करना जब बचाव श्वसन देना संभव नहीं हो। तब जब सांस देना संभव ना हो तो हाथ से ही क्या करना चाहिए, संपीड़न देना चाहिए, CPR देना चाहिए। CPR में छाती संपीड़न कहाँ किया जाता है, उरोस्थी यानी कि स्टर्नम के निचले आधे भाग पर। जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम, तो उसके निचले आधे भाग पर यानी उरोस्थी के निचले आधे भाग पर। तो हाथों की स्थिति उरोस्थी के निचले भाग पर जो है रखने का उल्लेख है। CPR के दौरान संपीड़न के बाद क्या होने देना चाहिए, छाती का पूर्ण रूप से ऊपर आना यानी उभार होना चाहिए, यानी कि चेस्ट रिकॉइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चेस्ट रिकॉइल होने देना चाहिए, चेस्ट रिकॉइल। CPR में वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी तकनीक बताई गई है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। तो चरण में वायुमार्ग खोलने के लिए 4 चरण में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तकनीक बताई गई है। बचाव शोचन, रेस्क्यू ब्रीथिंग में सामान्य एक सांस देने का समय कितना बताया गया है। सांस देने का समय 1 सेकंड बताया गया है। प्रत्येक बचाव द्वारा श्वसन लगभग 1 सेकंड तक देने का उल्लेख है। कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक देने का उल्लेख है, ध्यान रखें।
CPR देने में 1 सेकंड तक वो लेगी। CPR की प्रक्रिया में एस से मतलब क्या होता है, तो सेंड फॉर हेल्प। CPR के अंतर्गत एस का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, जैसा कि पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, DRSABCD में डी का मतलब क्या है, डेंजर, प्रश्न आ चुका है। DRSABCD में आर का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का पीड़ित व्यक्ति की प्रतिक्रियाशीलता की जांच करना। DRSABCD में ए का मतलब क्या होता है, एयरवे। एयरवे अर्थात पीड़ित वायुमार्ग खुला है या नहीं, इसकी जांच करना। DRSABCD में बी का अर्थ क्या होता है, बी का मतलब ब्रेथिंग। ब्रेथिंग यानी पीड़ित सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं, इसकी जांच करना। DRSABCD में सी किससे संबंधित है, सर्कुलेशन यानी कि CPR से संबंधित है। ठीक है। DRSABCD का अंतिम डी किसे, तो डिफिब्रिलेशंस को सूचित करता है, यानी कि AED उपलब्ध होने पर निर्देशानुसार उसका प्रयोग करना। AED का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। यह आपातकालीन स्थिति में हृदय की जो विद्युत की जो गतिविधि है उसे संबंधित उपचार में, हृदय की विद्युत गतिविधि से संबंधित उपचार में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण हो सकता है, बिजली का झटका, सामान्य भूख, हल्की थकान, सामान्य नींद। बिजली का जो झटका है उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और सामान्य भूख, हल्की थकान, सामान्य नींद से नहीं आता कार्डियक अरेस्ट, बल्कि किसी होता है बिजली के झटके से हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट के प्रमुख कारणों में हृदयाघात, यानी कि हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, या फिर क्या हो जाता है, देखो हृदयाघात आ जाता है, ठीक है, बिजली का झटका लग सकता है, डूब सकता है व्यक्ति, डूबने पर भी ये घटना घटित होती है। और गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, तब भी ये घटना घटित हो सकती है। हृदयाघात में, बिजली के झटके में, डूबने में और गंभीर रक्तस्राव में। रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति को सामान्यतः किसी स्थिति में, करवट वाली सुरक्षित स्थिति में रिकवरी पोजीशन में, लेकिन अचेत व्यक्ति लेकिन सांस ले रहे व्यक्ति को करवट वाली सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए, ताकि वायुमार्ग खुला रखने में सहायता मिल सके। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से CPR के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जल्दी CPR और AED का प्रयोग जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जल्दी पहचान और जल्दी CPR और जल्दी AED का प्रयोग जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हमारे जो है फर्स्ट डिवीजन में लगभग 32 मिनट में 75 प्रश्न हमने इसके दूसरे भाग से कर लिए हैं, पार्ट नंबर 2 से। और अगले पार्ट के लिए आप वीडियो को देखना ना भूलें, और इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।